एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और सोलर रेडिएशन, ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। सोलर रेडिएशन एंड हीट वायलेंस। तो एक तो हीट वायलेंस जो हीट बजट जो है वो मैंने आपको दे ही दिया, लेकिन पूछा जाता है कि कितना कैसे हीट बजट का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ी चीजें हैं जो हम लोग सोलर रेडिएशन के बारे में चीजें हैं जो बहुत जरूरी है जाने, इसको यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं। एनिमेशन है और किससे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर रेडिएशन में अभी जैसे गर्मी का है, जून का या जुलाई का आ रहा है मौसम, तो अब हम लोग जुलाई में जो है वो सूरज जो है वो सबसे फारवेस्ट होता है, यानी अर्थ से सबसे ज्यादा दूर सन होता है। उसके बावजूद आप देखेंगे तो जुलाई में कितनी गर्मी पड़ रही है। अभी देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है जुलाई में, तो जून में जुलाई में काफी गर्मी पड़ती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि सबसे तो कितने घंटे के, ये अक्सर कई बार यूपीएससी में पूछा है और उसमें भी पूछा जाता है कि जैसे कि 30 डिग्री अगर कोई लैटिट्यूड है और 30 डिग्री लैटिट्यूड पे दिन जो है जून में कैसे होगा, जुलाई में कैसे होगा, उस पर कितने डिग्री एंगल का इंसोलेशन होगा, ये सारी चीजें जो मैंने पहले आप लोगों को भेज दिया, उसको थोड़ा समझाने के लिए आज ये क्लास में। तो ये हमारा सन है और हम लोग जानते हैं जो हमारा अर्थ है तो आपको 23.1.5 मतलब 0.5 डिग्री जो है उस पे ये आपको ये झुका हुआ है, अगर हम देखेंगे ये झुका हुआ है। तो ये इसके अर्थ का जो है रोटेशन की वजह से और एक अर्थ का आपसे झुके होने की वजह से आपका जो है तो डिफरेंट मौसम में ये होता है। तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे, ये आपका एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये इसको मान लीजिए ये आपका क्या है, साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो देखिए कैसे काम करता है, तो हमारे अर्थ इस तरह से होता है। तो आप देखिए जैसे सन हमारा है तो इस तरह से, तो ये जैसे मैंने बताया 23.5 डिग्री पे हमारा जो है तो अब ये क्या होता है कि सालों भर हमारे अर्थ मतलब सन को मतलब जो है 365 दिन में लगभग एक चक्कर लगाता है। तो ये देखो यार, तो अब इस तरह से घूमते हुए आपका जाएगा। तो हम एनिमेशन से सोचे थे कि आपको बताया, तो आप आगे देखिए हमारा अर्थ है। अब ये सिचुएशन जो है, इस तरह की सिचुएशन जब आपको करते हैं, अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका एक्वेटर, ये देखिए एक्वेटर। अब यहाँ पे ओवरहेड सन यानी एक्वेटर पे रहता है। नॉर्मली आप देखेंगे तो एक्वेटर पे सन का 90 डिग्री बनता है, जब इंसोलेशन की बात तो करते हैं तो ये 90 डिग्री सन का ओवरहेड बनता है। तो इससे भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। एक बार यूपीएससी में ही पूछा था, प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन देखेंगे तो उसको पूछा था कि इंडिया का कौन सा ऐसा शहर है जहां ओवरहेड सन कभी नहीं होगा, और 4 बड़े शहरों का उसको ऑप्शन था, दिल्ली था, मुंबई था, चेन्नई था, कोलकाता था। तो अब आप देखिए कि इसका आंसर था दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ओवरहेड सन कभी नहीं होता, क्योंकि दिल्ली जो है 23.5 डिग्री से ज्यादा 28 के आसपास है दिल्ली का जो है लैटिट्यूड। तो ये जो है इक्वेटर जो है 25 तक ही ओवरहेड होता है। यही आपको इंफॉर्मेशन में मैं दिखाता हूँ। तो इसमें जैसे कि स्प्रिंग होता है, समर सोल्स्टिस होता है, ये भी आप इसमें 21 या 22 मार्च को, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बराबर होता है, इसको कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स, तो ये आपको ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पे इसको अगर देखें तो इसमें सब बराबर होता है, यानी कि इसमें आपको हर जगह बराबर होगा। इस तरह से होगा कि हर जगह आपको 12 घंटे का दिन होगा। इस तरह से 21 मार्च को एक्वेटर पे 90 डिग्री पड़ता है, ये एक्वेटर है हमारा। और यहाँ देखिए ये पूरा इस तरह से पड़ता है 21 या 22 मार्च मोटे तौर पे। अब यहाँ देखिएगा तो हम लोग स्प्रिंग होता है और यहाँ ऑटम, यानी कि मतलब हम लोग बसंत ऋतु कहाँ होता है, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और हेमंत ऋतु जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसको ऑटोमन कहते हैं, इक्लिप्स, ये होगा
साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये दोनों इस तरह से। अब देखिए क्या हो रहा है, ये सब एरिया है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 23.5 ये साउथ, नॉर्थ है और साउथ है। अब ये क्या है, आर्कटिक सर्किल है, और ये क्या है, साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है। ये एंटार्क्टिक सर्किल है और ये आर्कटिक सर्किल है। अब देखिए इसके बीच जो सन का एंगल, देखिए इक्वेटर पे 90 डिग्री है, और ये डिफरेंट पे सोलर इंसोलेशन का जो एंगल होता है वो एंगल। अब इसको देखिए सन का एंगल। अब आप कहीं भी जाएंगे तो यहां भी आप जाएंगे तो 12 आवर्स होगा, 12 आवर। पूरे वर्ल्ड में इसमें 21 मार्च को जो होता है, इसीलिए इसको आप देखेंगे 21 या 22 मार्च को 12 घंटे की दिन। अब हम इसी को देखेंगे गर्मी और जो ठंडी होता है उस, यानी कि 21 जून और 22 दिसंबर की बात है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो झुका हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब दूसरा सिचुएशन क्या होता है, घूमता है, घूमते आप देखेंगे तो आप 21 या 22 जो अभी गर्मी आएगी, 21-22 सबसे लंबा दिन होता है। कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। जैसा अभी जून है, आप देख ही रहे कितनी गर्मी है यहाँ हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, जिसको हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, उस पे 90 डिग्री एंगल का सन का बनता है। क्योंकि अर्थ जो है तो एक्सिस पे अपना झुका हुआ है, तो इस तरह से आप अब देखिए, अब यहाँ इस तरह से आपका होगा। अब यहाँ 90 है तो यहाँ फिर अलग हो जाएगा, इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा यहाँ। अब यहीं तक 90 होगा, फिर इस तरह से। अब ये इसको कहते हैं समर सोल्स्टिस, ठीक है। अब इसको ये समर सोल्स्टिस यानी कि आपका ग्रीष्म ऋतु होता है। और इसी तरह से हम देखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है। यानी नॉर्दर्न में अभी हम लोगों को क्या है, गर्मी का मौसम है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जाइएगा, ब्राजील जाइएगा, जो भी साउदर्न हेमिस्फीयर में, वहां ठंडी का मौसम होता है। तो ये देखिए यहाँ विंटर और ये समर। अब इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे, यहाँ अब देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये आर्कटिक है, और ये इक्वेटर। अब देखिए यहाँ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री है, और फिर जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे, और इक्वेटर है 66.5 डिग्री, यानी इस तरह से आप। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए कि डेट, और यही पूछता है कि जो जून 21 या 22 जून को सबसे बड़ा दिन होगा वो कहाँ होगा, या इस तरह से आपको कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे आप ये समझिए, और ये अक्सर इससे कई तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वो मैं बताता हूं कैसे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप देखिए इक्वेटर पे क्या होगा, 12 आवर इक्वेटर। और जैसे उससे जाएंगे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा कहा जाता है, उसमें 10 घंटा 33 मिनट। तो ये पूछेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कितना होता है, तो 10 आवर 33 मिनट। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि अंटार्कटिक सर्किल पे कितना होगा, किस महीने में, 22 जून को, 21 या 22 जून को, तो 5 आवर 31 मिनट का ही दिन होता है। उसी तरह से हम लोग नॉर्थ पोल पे जाएंगे, साउथ पोल पे जाएंगे तो 0 आवर, वहां रात ही रात होगी, ठीक। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, उसमें कितने घंटे का दिन होगा, 13 आवर 27 मिनट, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जाएंगे तो आर्कटिक सर्किल पे कितने घंटे का दिन होगा, जैसे आर्कटिक सर्किल के आसपास, जैसे आप नॉर्वे जाएंगे या उस स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाएंगे, तो वहां दिन होगा 18 घंटा और 29 मिनट।
18 आवर 29 मिनट्स का ये होगा। और फिर जब आप नॉर्थ पोल पे चले जाएंगे, नॉर्थ पोल के पास जाएंगे तो 24 आवर्स का दिन होगा, वहां सूरज डूबेगा ही। तो अब इसमें क्या है कि इस तरह से तो एक सिंपल है जो, लेकिन यूपीएससी या जैसे जामिया आरती है उसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ये जो हमारी बताए हो सकता है इससे नहीं आएगा, तो कैसे आएगा वो ये पूछ देगा। तो अब आपको वहां थोड़ा ध्यान से और थोड़ा इसको समझ के देखना होगा। उससे आपसे ये पूछेगा, जैसे आप लोग जानते हैं हमारा इंडिया इस तरह से, और इंडिया में एक यहाँ चेन्नई है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, और यहाँ तो अब वो पूछ देगा कि 21 या 22 जून को जम्मू कश्मीर, दिल्ली है और यहाँ पे, तो कहाँ सबसे बड़ा दिन आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ कश्मीर में सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ जा रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, हम यहाँ जाकर 24 आवर्स हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपका नॉलेज होगा वहां एग्जाम हॉल में और आप देखेंगे कि अच्छा इसका मतलब है कि कश्मीर जो है वो दिल्ली से नॉर्थ है, और अगर हो सकता है कश्मीर से नॉर्थ और कोई चीज हो, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या उसके ऊपर कोई वर्ल्ड का कंट्री दे दे और वहां पूछे तो आप बोलिएगा वहां सबसे लंबा दिन होगा कहाँ, 21-22 में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह से इसका उल्टा होगा कि आपका 21 और 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। तो जैसे जैसे नॉर्थ के साउथ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे। तो ये है आपका, इसको समझिए। ये तो एक सैद्धांतिक रूप से इसको थ्योरेटिकल करते हैं, ये आप इसको समझिए। और इसको इस तरह से क्वेश्चन आपको वहां पूछेगा, हो सकता है कोई शहर का नाम दे दे, जैसे बेंगलोर दे देगा और दिल्ली दे देगा, दोनों एक ही लॉन्गिट्यूड पे, लेकिन लैटिट्यूड दोनों का फर्क है। तो दिल्ली में बेंगलोर के मुकाबले दिल्ली में बड़ा दिन होगा। कैसे? क्योंकि दिल्ली जो है बेंगलोर से नॉर्थ है। तो ये आप इसको आई होप समझ गए होंगे। फिर आगे इसको उसी तरह अब आपका ये हो गया। ये तो अब ये हमने बताया था कि इक्वेटर उसका डार्कनेस रहता है, जो मैंने बताया कि डे लाइट रहता है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको सुना। अब देखिए फिर ये ऑटोमेटिक जो होता है ये आपका 22 और 23 सितंबर, जिस तरह से हमने 21 और 22 मार्च को देखा था तो सितंबर। अब सितंबर में भी जब देखेंगे तो वैसा ही होता है, 90 डिग्री पे आपका उसका एंगल बनता है, इक्वेटर पे 90 डिग्री होता है। और ठीक वही हाल जो मार्च में हुआ था वैसा ही हाल होगा। और पूरे ग्लोब में यानी पूरे अर्थ पे आप देखेंगे लगभग हर जगह 12 आवर का होगा। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ स्प्रिंग हो जाएगा किधर, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटमन होगा। तो अब आप देखेंगे यानी कि इसको इस तरह से अब ये फिर हर जगह 12 आवर 12 आवर 12 आवर का होगा। जैसा जो एंगल वहां बन रहा था 21 और 22 मार्च को, वही ये 22 और 23 ये सितंबर को बन रहा है। सितंबर तो मार्च और सितंबर में इसमें आप देखेंगे बराबर। फिर आगे हम लोग जाएंगे तो फिर जून के जगह यहाँ दिसंबर मंथ होगा, क्योंकि ये सालों भर इस तरह से हमारी अर्थ जो होता है। अब यहाँ पे आपको 24 आवर सेम वही सिचुएशन जो हम लोग 21-22 जून को देखे थे वो 21-22 दिसंबर को। अब दिसंबर में हम लोग यहाँ ठंडी और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है। विंटर हो गया हम लोग इधर, और यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपका समर। अब इसको इसी तरह से जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। अब ये डिफरेंट एंगल हुआ। आप इस पे देखेंगे तो अब यहाँ देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे 90 डिग्री जाएगी, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, अब यहाँ पे डे लाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो एक्वेटर पे तो 12 आवर का बनेगा ही हर सिचुएशन में। अब यहाँ देखिए आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 13 आवर्स 27 मिनट्स।
अब फिर यहाँ जाइएगा अंटार्कटिक सर्किल में तो 18 आवर 29 मिनट्स, और फिर अंटार्कटिका में जाइएगा तो इस वक्त अंटार्कटिका में 24 आवर्स का डे होगा। ठीक, आप इधर कैसे जाएंगे, तो अब आपका सबसे छोटा दिन आप इधर बढ़ता जाएगा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 10 आवर 33, उसी तरह से आप जाएंगे आर्कटिक सर्किल पे 5 आवर का ही होगा डे, और यहाँ जाएंगे पोल पे 0 आवर डार्कनेस होगा, पूरा नॉर्थ पोल डार्कनेस होगा। तो अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया उसका ठीक उल्टा सिचुएशन यहाँ पूछा जा सकता है कि जाड़े में महीना में सबसे छोटा दिन होता है, तो अब यहाँ देखिए उल्टा हो गया। अब इसमें पूछा जाएगा कि दिसंबर में सबसे छोटा दिन बेंगलोर में होगा या दिल्ली में होगा, तो अब आप कहेंगे कि नहीं, बेंगलोर में सबसे छोटा दिन होगा, बेंगलोर से ज्यादा दिल्ली में छोटा दिन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं दिन घटता जा रहा है, या देखिए 5 आवर हो गया, हो गया, तो अब उल्टा हो गया। और जून में क्या था, उसका अपोजिट था, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में बड़ा दिन और बेंगलोर में छोटा। तो इस तरह से ये समझने के लिए मैं आप लोग को ये एनिमेशन लगाया, लेकिन इस तरह से आपको अगर मैप पे पता होगा कि कौन शहर किसके नॉर्थ में है किसके साउथ में है, तो इस तरह से क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। इस तरह से एज इट इज नहीं मिलता है क्वेश्चन को थोड़ा वो इस तरह से दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलिए ये समझ गए, अब इसको हम लोग 2-3 चीजों को समझेंगे, खास करके जो हम देखेंगे। तो जैसे 4 जुलाई को जो होता है नॉर्मली हम देखेंगे तो अर्थ जो सन से सबसे ज्यादा दूर होता है, यानी 152 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर होता है आपका अर्थ, कहां से, सन से। लेकिन फिर भी जुलाई में आपको गर्मी पड़ती है, इसको क्या बोला जाता है, एपी। ठीक है, तो एपी। अब ये जो 4 जुलाई ये ऑन एन एवरेज माना गया है, लेकिन हर साल ये चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी देखें तो इसमें जो 2022 को 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई ऑन एन एवरेज होता है तो 4 जुलाई, लेकिन 2023 में ये क्या था, 6 जुलाई को था। अभी 2024 में क्या था, ये 5 जुलाई को था, और अभी 2025 इस साल है, इस साल ये 3 जुलाई को सबसे ज्यादा दूर होगा। तो ये उसी तरह से 6 जुलाई 2026 को होगा। तो ये वेरी करता रहता है, ऑन एन एवरेज है। हम ये इसलिए दे दिए कि अगर इस तरह का टफ क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है तो आप इसको समझ जाएंगे। अब आगे देखेंगे, जो सबसे नियरेस्ट होता है हमारा सन, वो होता है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, यानी 147 मिलियन किलोमीटर। ये आपको कब होगा, 3 जनवरी को ऑन एन एवरेज माना जाता है 3 जनवरी। लेकिन ये इसको पेरिहेलियन कहा जाता है, यानी सबसे जो नजदीक होगा उसको पेरिहेलियन, और जो सबसे ज्यादा दूर होगा एपोहेलियन। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। एपो मींस बाहर, मतलब दूर, इस तरह से समझ लीजिए। तो इसी तरह से पेरिहेलियन डेट जो है वो भी जैसे कि मैंने बताया 3 जनवरी को था, लेकिन ये भी वेरी करता है। जैसे 4 जनवरी था 2022 को, फिर 4 जनवरी 2023 को भी था, उसी तरह से इस बार भी 4 जनवरी ही है 2025 को, उसी तरह से 2 जनवरी था 2024 को, उसी तरह से हम देखेंगे 3 जनवरी 2026 को। तो ये 3 जनवरी जो है ये ऑन एन एवरेज है, लेकिन ये चेंज होता रहता है, ये भी हमेशा याद रखिएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आगे हम प्रेशर बेल्ट भी पढ़ेंगे, तो जो ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है वो एक रिजिड टाइप से नहीं होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो पूरा यूनिवर्स में, या जो हमारा सन है वो भी सन आपका गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाता रहता है, वो खुद मूव करता है, तो उसमें डिफरेंट उसके जो मोशन है उसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये फर्क हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखेंगे हीट बजट या हीट बैलेंस, ये बहुत ही जरूरी चीज है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो हमारा अर्थ है वो हीट को न तो रोकता है और न ही वो मतलब डायरेक्ट छोड़ देता है, बल्कि उसको बैलेंस बना के रखता है, यानी टेम्परेचर का मेंटेन। अगर ये हमारा एटमोस्फेयर नहीं होता और ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो हमारा अर्थ भी रहने लायक नहीं हो। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे हम लोग एक्सोप्लैनेट सर्च में आप देखते होंगे, तो न्यूज वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको देखते होंगे कि हैबिटेबल जोन बताया जाता है, गोल्डीलॉक्स जोन बताया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, तो इसमें इसका मतलब नहीं है कि अगर कोई प्लेनेट गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन में हो गया तो उसमें लाइफ होगी।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो वेनस है वो हैबिटेबल जोन है, लेकिन वेनस का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि वहां इंसान नहीं रह सकता या कोई भी चीज, मतलब अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं मिला। तो इसी तरह से अर्थ का भी है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ को बैलेंस करके रखता है हमारे हीट को, यानी जितना लॉस और उतना आना चाहिए पूरा। ठीक उसी तरह से देखेंगे तो इस तरह से समझिए कि 100 यूनिट हम एनर्जी रिसीव करते हैं कहाँ, सन से। तो अब ये 100 जो आता है उसमें से कुछ हम खर्च करते हैं, कुछ रखते हैं और फिर बाद में देते हैं। मतलब समझिए कि आपके एक महीने की आमदनी 100 रुपये है, तो 100 रुपये में आपने कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ किराया रखा, ये रखा, वो रखा, और बैलेंस बचा मान लिया 50-60, वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह से जो जितना आया उतना आमदनी आपका, अगर मान लिया जितना आया तो क्या आमदनी बच जाएगी और आप मतलब उस तरह से में कमी हो जाएगी। या आपने 100 दिया उससे ज्यादा खर्च कर दिया तो वो फिर क्या होगा कि निगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपका टेम्परेचर निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि आप सुना होगा क्या है कि अभी लाइफ के लिए फ्री है, इसको बैलेंस बना के रख रहे हैं, इसको बैलेंस कहते हैं। अब देखिए कि एटमॉस्फेयर से पहले आपको बताया था कि कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसी को हम लोग इस तरह से देखेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये 100 यूनिट हम देखें तो 100 यूनिट में जो है 35 यूनिट जो है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी 27 यूनिट आपका क्लाउड से जो क्या हो जाता है, स्नो आइस कवर्ड। जैसे कि हमारा पहाड़ है उस पर स्नो है, उसको सीधा रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी तरह से क्लाउड देखते हैं ऊपर बढ़ाता है, क्लाउड पे पड़ा सन, वो रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चला गया। तो इस तरह से टोटल 27 यूनिट हो गया। बाकी 6 यूनिट जो है वो आपका जैसे इसमें आता तो स्कैटर्ड कर देता है। तो 6 और ये 27 मिला के 35 यूनिट। तो टोटल जो बच जाता है जो अर्थ पे आता है वो 65 यूनिट। और ये जो 65 यूनिट होता है जो हमारे अर्थ पे आता है, उसमें 51 यूनिट जो है वो अर्थ के अंदर जो डिफरेंट आपका पार्ट्स है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी 14 यूनिट जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है, जो डिफरेंट वर्क एटमॉस्फेयर रहता है। उसी तरह से देखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो टोटल आया सन का रिसीव यूनिट वो 65, यानी 65 यूनिट। अब हम इसी में देखेंगे तो इसमें इसको इस तरह से समझ लीजिए, जो इनकमिंग होता है इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन हम लोग बोलते हैं। इसको आप समझिए ये 100 यूनिट हमारा है, ठीक। अब ये 100 यूनिट आया, यहां से आप देखिए कैसे हो। अब इसमें 34 यूनिट जो है वो सीधा अर्थ के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और ये 17 यूनिट जो है ये यहां से आता है, 17 यूनिट यहाँ आ गया। तो यार 17 और 34 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51। यही मैंने बोला था कि 51 यूनिट जो है वो सीधा आता है। तो इस 51 यूनिट में वो 34 ही जो डायरेक्ट आता है और जो 17 है वो स्कैटर। अब ये जो स्कैटर करेगा सीधे से 6 यूनिट जो है स्कैटर करके सीधा स्पेस में चला जाए। अब क्या होता है, बादल जो है उससे 27 यूनिट स्कैटर करता है। उसी तरह से देखेंगे कि यहाँ जैसे ग्रीनलैंड है, यहाँ आइस कवर्ड है, अब ये आइस से स्कैटर्ड कर जाएगा कितना, 2 यूनिट। तो बादल और आइस और ये तो 27 और 2 29 हो गया, यानी 27 + 2 और 29 हो गया, और फिर 6 करेंगे तो 35 हो गया। तो ये 35 यूनिट आपका स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गया और बाकी बचा हमारा 65 यूनिट। अब ये 65 यूनिट में जो इधर से आया तो इसमें देखेंगे 40 यूनिट जो होता है वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एब्जॉर्ब हो गया। बाकी तो ये 14 यूनिट हो गया, 34 हो गया और 17 हो गया। ये टोटल मिला के आपका हो जाता है 60। अब इस 65 यूनिट में ही जो हमारे अर्थ की जितनी एक्टिविटीज है वो होता है। इसको इस तरह से समझिए, आगे हम देखेंगे। तो अब ये जो यूनिट आया, अब इस यूनिट में जो हमारा अर्थ है, अर्थ भी बाद में यूज करने के बाद उसको स्पेस में ही दे देगा। तो इसमें देखेंगे 17 यूनिट जो होता है रिफ्लेक्टेड बैक स्पेस एटमॉस्फेयर, फिर से इसको बैक कर देता है। उसके बाद 48 यूनिट जो होता है वो रिफ्लेक्टेड स्पेस बाय एब्सॉर्ब, फिर से इसको डिफरेंट प्रोसेस में होता है। तो टोटल आप देखेंगे 17 और प्लस 48 65, यानी जो 65 यूनिट बचा था इसको भी हमने खा पी के खत्म कर दिया, यानी हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमारा जो 65 यूनिट था, इस 65 यूनिट को हमने खत्म कर दिया। तो जितना आया उतना गया, यानी हमारा बजट जो है वो पूरा हो गया
इसको कहते हैं हीट बैलेंस और वैल्यू। अब इसमें चेंजेज आ रहे हैं जो डिफरेंट आप देखेंगे कि आप 65 नहीं होगे, कभी ये कहा जाता है कि उसमें भी चेंजेज आ रहे हैं, मतलब 65 की जगह 66 यूनिट 70 यूनिट तक बता रहा है कि लोग आने लगा है, जिससे हमारे जो वेदर का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। लेकिन नॉर्मल जो है एक स्टैंडर्ड जो है वो 65 यूनिट का है। अब इसको कैसे ये 65 यूनिट फिर से जाता है, इसको एक बार और हम समझा देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक वजह करते हैं, इसको समझिए अच्छी तरह से। इसको हम लोग लॉन्ग वेव रेडिएशन करते हैं जो अर्थ से जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इसको टोटल देखिए कैसे। अब क्या होता है कि ये जो हमारा 65 था उसमें से डायरेक्ट रेडिएशन क्या होता है, ऊपर चला जाता है 17 सीधा इसमें। बाकी जो बचता है इसमें 6 यूनिट क्या हो जाता है, आपको स्कैटर्ड कर जाता है यहाँ पे। और फिर ऑलरेडी हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या था हमारा 14 यूनिट पहले से मौजूद था जो रह गया था। अब बाकी 19 यूनिट जो होता है हमारा इसका अर्थ का, वो कंडेंसेशन में चला जाता है। यानी जो हमारा बादल है, बादल जब ऊपर जाता है और कंडेंस करता है तो उसमें जो बनने में एनर्जी लगती है वो एनर्जी 19 यूनिट होती है। और फिर उसके बाद जो बादल डूबता है, मिक्सिंग होता है, जो ट्रोपोस्फीयर में हम लोग देखते हैं, वो सारी चीजों में जो एनर्जी खर्च होता है वो 9 यूनिट, ठीक है। तो टर्बुलेंस एंड ये तो इसमें 9 यूनिट ये हुआ, 19 ये हुआ, 14 और 16 टोटल मिलाइए तो आपको ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया 48। 9 प्लस 19 तो कितना होगा 28, और इसमें और 20 6 और प्लस 14 तो 20 और 28 48 हो गए। और ये 70 तो पहले डायरेक्ट हो गया था, तो ये 17 प्लस 48 इक्वल टू 65 इसमें चला गया। तो ये सारी चीजें, तो ये तो मोटे तौर पे आप ये समझिए जो हमारा अर्थ का हीट बैलेंस है 35 यूनिट पूरा हीट चला जाता है और 65 यूनिट बचता है जो हमारे काम, ठीक है। अब इस 65 जो टर्बुलेंस होता है उसमें कितना होता है, उसमें आवाज आपकी आवाज कट रही है। कितना हो सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा कट रही है। जकी सर आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क का इशू लग रहा है। नेटवर्क का इशू। हेलो, आवाज आ रही है सही से? हेलो, आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। अच्छा वो पता नहीं क्या नेटवर्क का थोड़ा चल। अभी अब आवाज आ रही है सही? हेलो हेलो, आ रही है। हाँ तो ठीक है, हो गई, ठीक है। हम बोलते हैं इसमें, तो ठीक है। इसमें हीट बैलेंस की बात हम लोग करें तो ये हीट बैलेंस था। तो इसको इस तरह से एक सिंपल तरीके से बताया कि जो 65 था वो आपका 65 आया और गया, तो 65 यहाँ आपने रिसीव किया और 65 यहाँ, तो इसको हमने आपको भेज ही दिया है बैलेंस। तो अब हम देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक देख लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा समराइज आपको कर देते। ये बहुत जरूरी है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम भी लग सकता है, लेकिन कोशिश है कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। क्वेश्चन आपका इससे मतलब मैंने मटेरियल दे ही दिया है, थोड़ा चीज समझिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में। तो 5 बेसिक चीज वो मैं बता ही दिया हूँ आप लोगों को कि 5 बेसिक चीज सोलर एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड एंड प्रेसिपिटेशन, ये बेसिक एलिमेंट होता है क्लाइमेट स्टेट। कभी कभी पूछता है व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, तो उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग जानते हैं जो हमारा अर्थ है इसकी ग्रेविटी से तो इसके ऊपर प्रेशर आता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए, ये समझाने के लिए आप लोगों को ये कॉलम, ये एटमॉस्फेयर का ऊपरी लेयर है और यहाँ। तो जब आप देखेंगे तो जो ये क्या एयर मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर मॉलिक्यूल कम होगा। यही वजह होता है कि जब माउंट एवरेस्ट या जो ऊंचे पहाड़ पे रुक जाते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है वहां बहुत कम होता है। तो ये इसमें जो प्रेशर पड़ता है, इसमें ये देखिए इस तरह का प्रेशर यहाँ यही आपको एयर प्रेशर कहलाता है। और ये एयर प्रेशर हम लोग सी लेवल में
देखते हैं। तो इसको तो नॉर्मल चीज है कि जैसे हमारा सी लेवल है, ऑन एवरेज देखेंगे सी लेवल पे 1013.25 मिली बार्स होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 950 टू 1050 मिली बार्स के बीच में आपका ये होता है एवरेज। अब इसको हम देखेंगे इससे समझ लीजिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये देखिए जैसे प्रोसीजर मॉड्यूल वैसे वैसे आपका यहाँ से तो 90% जो आपका एयर मॉलिक्यूल्स होता है ये यही होता है ट्रोपोस्फीयर में, बाकी 10% ही उधर होता है। तो इसको आगे हम देखेंगे। अब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो होता है होता क्यों है और उसके लिए क्या कारण है, तो कौन कौन से काउजेज है, तो ये जरूरी है आप लोगों को समझना, इस चीजों को समझिए। एक तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है, उसी तरह से रोस्बी वेव्स और जेट स्ट्रीम। इसके बारे में बस थोड़ा ब्रीफ बता देते हैं आपको। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किसको कहते हैं, जैसे देखिए ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, तो हम लोग जानते हैं जो बीम होता है वो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इसमें सपोज करें कि इसका प्रेशर है 900 मिली और ये है 800 मिली, तो ये जो डिफरेंस है इसी को कहते हैं, इसकी वजह से जो हवा चलता है इसको कहते हैं हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट। अब कोरियोलिस फोर्स जो है वो अर्थ के रोटेशन से होता है और इसको हम और आपको यहाँ थोड़ा समझाते हैं। तो प्रेशर का डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, जैसा कि मैंने बताया जो एयर प्रेशर का डिफरेंस होगा उसको हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहेंगे। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, जो मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे। तो अब क्या होता है कि जो एयर प्रेशर है, अब जैसे हमारा अर्थ है, तो ये जरूरी नहीं है कि एकदम सिंपल इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, बल्कि ये एक सेल में नहीं जाते, सिंगल सेल में नहीं जाते, 3 सेल में जाता है। ये तीनों सेल बहुत जरूरी है समझना। तो ट्राइसेलुलर मॉडल, तो ये सबसे पहले ट्राइसेलुलर मॉडल जो होता है यानी 3 सेल में जाता है। ये 1866 में सबसे पहले एडमंड हेली जो थे उन्होंने सबसे पहले इसको 1 सेल में, बाद में सर आपकी आवाज चली गई जबकि सर। हाँ वो थोड़ा पता नहीं है तो जबकि सर आपकी आवाज चली गई। अच्छा ठीक है मैं आ रहा अच्छा, वो थोड़ा सा पता नहीं, पहली बार आज हो रहा है, होता। चलिए हाँ अब आ रही होगी, ये मैंने समझा दिया। 1 मिनट, प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग। हाँ अब ये मैंने बताया कि ये जो है, अब ये ट्राइसेलुलर मेटल जो है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले 1866 में ये हेली दिया था, उसके बाद हेडली जो है जो इसको एक्सपेंड किया, और बाद में जो 3 सेल का मॉडल था वो विलियम फेरल देते हैं, और बाद में रॉस्बी इसको डिफाइन करते हैं 1941। यानी जो 1686 से चला था तो इसको डेवलप होने में सोचे कितना साल लग गया। तो इसको समझते हैं इस सेल को 3 सेल्स। तो एक पहला जो होता है हेडली सेल होता है, पोलर सेल होता है और फेरल सेल होता है। तो हेडली सेल जो है वो 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ जो है कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच होता है। जैसे हमारा ये समझिए, और पोलर सेल इस तरह से हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है, और ये 30 डिग्री नॉर्थ और ये साउथ। तो इसके बीच में यहाँ से आपका इस तरह से सर्कुलेट करता है, यहाँ से और इस तरह से ये घूमता है। इसको हम लोग 3D मॉडल में देखेंगे तो समझ जाएंगे। और पोलर सेल जो होता है वो 60 और 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री और ये 60 डिग्री के बीच में यहाँ से यहाँ, तो इसको 90 डिग्री नॉर्थ, ये इसी तरह से नॉर्थ पोल में भी और साउथ की तरफ भी होता है। इसको हम उसी तरह से फेरल सेल क्या होता है कि एक्चुअली में ये सेल नहीं होता है, लेकिन इसको माना इसलिए जाता है क्योंकि ये जो 30 और 60 डिग्री के बीच में जो है वो हीट को सर्कुलेट करने का काम करता है, खास करके आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल को आप देखेंगे तो ये अब इसको ये एनिमेशन से समझिए तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया इसको एनिमेशन से समझना है। तो ये देखिए, अब इसको देखिए कि यहाँ, अब इसमें नॉर्मली देखिए, अगर मान लिया कि हमारा अर्थ
घूम नहीं रहा होता, हमारा अर्थ यूनिफॉर्म होता, यानी कि कहीं ओशन कहीं कॉन्टिनेंट इस तरह से नहीं होता। यहाँ देखिए कि उस तरह से सुखा दिया गया कि ओशन कॉन्टिनेंट नहीं होगा। तब क्या होता है, तब जैसे कि सपोज के एग्जांपल के तौर पे मार्स ले लीजिए। मार्स क्या है, मार्स में कोई ओशन वगैरह नहीं है, तो अगर उस तरह का सिचुएशन अगर होता तो एक ही सेल में एयर मूव करता हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा अर्थ क्या है, रोटेट कर रहा है, रोटेट के साथ ही साथ इसको ओशन और सी का कॉन्ट्रास्ट है। तो इस वजह से इसका 3D मॉडल आपको दिखाई देगा। इस तरह से ये देखिए हमारा अर्थ क्या रोटेट कर रहा है, यहाँ ओशन और कॉन्टिनेंट का डिफरेंट कंट्रास्ट है। तो इसको देखिए, तो ये 3 सेल। अब ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका हेडली सेल। अब हेडली सेल में हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ। तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग जानते हैं हाई प्रेशर का वेक्टर, ये आपको ज्यादातर स्टडी के रूप में आगे बताएंगे। तो यहाँ भी और यहाँ पे आगे क्या होता है, 0 डिग्री भी ऊपर चला जाता है। और ये जो सर्कुलेशन होता है, इसको ये सेल जो होता है ये सबसे बड़ा, आप पूछेगा अभी कि सबसे बड़ा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का सेल है उसको क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है हेडली सेल। और सबसे छोटा है पोलर सेल। और उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं ऊपर इस तरह से। अब ये हमारे एटमॉस्फेयर को खास करके जो हमारा वेदर पैटर्न है, इसको ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग ये भी जानते हैं। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन पीजी में पिछले बार आया था, 2024 में आया था। ये ट्रोपो बहुत है। अब देखिए कि इक्वेटर के पास ये सबसे बड़ा है, ठीक है, 8 से 16, यहाँ 8 किलोमीटर, तो यहाँ 16 किलोमीटर है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ आपको हीट ज्यादा होता है, यहाँ एक्सपेंसिव ज्यादा होता है। यही क्वेश्चन पूछा था पिछले साल पूछा। तो इसको इस तरह से देखिए। तो अब यहाँ तो इसको आप यहाँ पे, तो ये जो ट्रोपोपाउस होता है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। तो ये अब यहाँ पे देखेंगे हेडली सेल के बाद अब देखेंगे कि ये पूरा जो हमारा ईस्टर्ली विंड होता है, जितना भी हमारा मॉनसून होता है, उस पर काफी इम्पैक्ट करता है ये। इसको अगर अभी तो काफी कम टाइम है और बीच में आप लोगों को सोच रहा हूँ कि मतलब टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन जब टाइम होगा और स्पेशल जब आएंगे हम लोग और आप लोग आइएगा और स्पेशल हमारा क्लास अगर होता है, तो मैं इसको अच्छी तरह से आपको और समझाऊंगा कि किस तरह से हमारे वेदर पैटर्न को, किस तरह से नए रिसर्च उस पर आए हैं कि हेडली से क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से हेडली सेल कमजोर होगा। आप हेडली सेल कमजोर होने से क्या होगा, क्या आप देखिए ये 30 डिग्री पे था और यहाँ मान लिया सपोज कीजिए यहाँ पे बारिश होता था 38 के आसपास। तो अब जैसे कमजोर हो गया तो ये छोटा हो सकता है कि इधर बढ़ जाए। अब इधर बढ़ जाने से क्या होगा कि जो पहले बारिश बिहार में होती थी वो बारिश अब नेपाल में जाके चलती। तो ये इसके कमजोर होने की निशानी है। इसमें कई ऐसे रिसर्च आएंगे सेल पे। तो चलिए इसको हेडली सेल के बारे में तो आप लोग समझ गए। तो ये पहला सेल होता है जो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में होता है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे, ये देखिए ये पोलर सेल, ये पोल पोल। अब ये सबसे छोटा सेल है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए हेडली सेल इतना बड़ा है और पोलर सेल दोनों मिला के इस तरह से तो अब ये बीच में जो फेरल सेल है, जैसा कि मैंने बताया, एक्चुअली ये सेल नहीं है, ये बेसिकली फ्रैक्शन का काम है। अभी तक आपने देखा जो हेडली सेल था या पोलर सेल था, उसको आप इस तरह से देख रहे होते कि इससे पहले जो अभी आपने देखा होगा कि 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री से आया और ये उठ गया ऐसे और ये। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि यहाँ पे आएगा ही और जैसे यहाँ ये हेडली सेल से टकराएगा तो फिर ऐसे चला जाएगा और ये फिर यहाँ नीचे जाते हुए फिर ये पोलर सेल से, यहाँ इस तरह से नहीं होगा कि आपका ऐसे मूव कर रहा है। तो इसीलिए इसको ट्यूब सेल नहीं कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं आरसीए में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट ट्यूब सेल सर्कुलेशन सेल। तो तब आप बोलेंगे ये फेरल सेल है। तो ये फेरल सेल की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको, ये ट्राई सेलुलर मॉडल था, तो ये मैंने आपको
और इसी के आधार पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो है क्लाइमेट रीजन, क्लाइमेट ये होता है, तो ये हाई प्रेशर का बेल्ट है। अब देखिए उस तरह से यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, ये देखिए कि आपको हाई प्रेशर का बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का 30 डिग्री पे, उसी तरह से आपका ये पोल के पास हाई प्रेशर का बेल्ट होगा, ये 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है। और उसी तरह से हम लोग जाएंगे तो लो प्रेशर का बेल्ट भी आपको मिलेगा, जैसे इक्वेटर पे मिलेगा आपको हाई प्रेशर का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जहां जहां हाई प्रेशर का आपको बेल्ट मिला वहां वहां आपको डिजर्ट मिलेगा। तो नॉर्मली देखेंगे, लेकिन इसमें आप कहेंगे हाई प्रेशर कोल्ड पे दिया वहां पे डिजर्ट है, लेकिन सब डिजर्ट हॉट नहीं होता, ये कोल्ड डिजर्ट होगा आपको। उसी तरह से आपने यहाँ पे देखिए लो प्रेशर। अब यहाँ पे आपने देखा तो ये यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट होगा 60 डिग्री के नॉर्थ, ये 60 डिग्री साउथ और 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री और इसके बीच में ये लो प्रेशर का बेल्ट है, ये लो प्रेशर का। तो अब जहां जहां लो प्रेशर का बेल्ट होगा वहां वहां आपको बारिश होगी, काफी आपको वहां जंगल वगैरह मिलेगा। उसी तरह जहां आपको हाई प्रेशर का बेल्ट है वहां आपको डिजर्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे ड्राइस्ट डिजर्ट जो कहलाया जाता है वो अंटार्कटिका। ठीक है, ड्राइस्ट प्लेस ऑफ अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक एनिमेशन तक आगे हम लोग चलते हैं। अब कोरियोलिस फोर्स के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ये पहला सजेशन किया गया था 1835 में जी डी कोरियोलिस, गुस्ताव गेस्पर्ड डी कोरियोलिस फ्रेंड्स थे। उसी तरह से विलियम फेरल ने इसको और अच्छी तरह से डेवलप किया। और ये हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो रोटेट करता है, तो अर्थ चूंकि अर्थ का सर्फेस रोटेट कर रहा है, लेकिन ऊपर में एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर को रोटेट नहीं करेगा। और उसी से जो ये मतलब फोर्स होता है इसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब विंड जो है इसकी वजह से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे सपोज करें ये हमारा ये है, अब कोई चीज अर्थ मूव कर रहा है और यहाँ कोई स्पेस कोई चीज भेजेगा, उसको यहाँ पे आना चाहिए था सीधा, तो वो नहीं आके ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, अर्थ इधर इधर हो जाता है। तो इस तरह से तो ये जो डिफ्लेक्ट होता है वो बेसिकली डिफ्लेक्ट जो होता है वो कोरियोलिस फोर्स के वजह से, बेसिकली इसको कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। रियलिटी में आप देखेंगे कोरियोलिस फोर्स नहीं है बल्कि एक इफेक्ट है, जिस तरह से ग्रेविटी वगैरह। आप कोरियोलिस फोर्स जो देखेंगे तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कोरियोलिस फोर्स है वो 0 होगा एक्वेटर और पोल पे क्या होगा सबसे मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम क्यों हो, अब आपको देखेंगे देखिए सबका रोटेशन जो है वो अलग अलग स्पीड होता है, एक्वेटर में सबसे ज्यादा तेज। तो ये जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये जैसे जैसे लैटिट्यूड पे जाएगा, जैसे 0 डिग्री है आपका, ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री। हाँ, तो अब क्या है, ये साइन का मान होता है, ये मैथमेटिकल पूरे तरह से। तो हम लोग जानते हैं जो मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आपको, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 उसका मान होता है, इसीलिए 0 होगा। और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, यानी 0 से 1 जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ मिलेगा, अब बाकी 0.2 इस तरह से करते करते। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा, इक्वेटर पे आएंगे तो 0 होगा। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो डिक्रीज वेल, अब ये क्या होगा, जितना वेलोसिटी ज्यादा होगा वो वेलोसिटी के साथ इसका इंक्रीज करे। ठीक है, लैटिट्यूड जितना हम जाएंगे उतना इंक्रीज करेगा। और ये जो होता है बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, ये मूविंग ऑब्जेक्ट पे ये लगाता है, डिफ्लेक्ट करता है बेसिकली। उसी तरह से ओनली वन डायरेक्शन में, जैसे कि आप देखेंगे कोरियोलिस इफेक्ट चेंजेस ओनली वन डायरेक्शन, जो बेसिकली इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इसकी स्पीड को चेंज नहीं करता कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट। उसी तरह से देखेंगे राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में घूमता है। तो ये बेसिक इसको समझने के लिए थोड़ा एनिमेशन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको समझिए इस तरह से, तो जैसे कि ये देखिए ए और तो उतने ही टाइम में ये ज्यादा मूव किया इक्वेटर है, और ये इसको अगर हम इस तरह से देखें कि ग्रेटर डिस्टेंस करता है और शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम में, तो ये फास्टर होगा। उसी तरह से हम देखेंगे
तो ये देखिए, इसको हम अर्थ की तरह उसी तरह से देखें। आपको यहाँ होगा और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे होगा, वहां पे ब्राजील पे पूरी है, इस तरह से यहाँ पे। अब इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा आपको, तो ये इधर रिफ्लेक्ट और ये फिर इधर से उधर के। तो इसको अब ये देखिए, यहाँ अगर कोई लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा तो क्योंकि डिफ्लेक्ट ऐसे ही हो जाता है, ये आपको एंटी क्लॉक वाइज होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक वाइज, जो भी साइक्लोन होगा वो एंटी क्लॉक वाइज होता है। उसी तरह से हम साउदर्न में जाएंगे, इधर इधर ऑस्ट्रेलिया इधर, तो इसका ठीक उल्टा होगा, वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपका उल्टाएगा, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो ये जो घूमना होता है ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। तो कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इक्वेटर को तो इतना बादल होता है, इतनी बारिश होती है, वहां साइक्लोन क्यों नहीं बनता? क्यों साइक्लोन जो है 10 डिग्री के बाद ही बनता है? क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, और साइक्लोन बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स होना जरूरी होगा, तो वो 10 डिग्री के बाद ही उनको मिलेगा, तो इस वजह से 10 डिग्री के बाद ही वो होता है। तो आगे हम लोग इसी में चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली जो स्ट्रोपिक विंड जो होता है वो काफी डिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से जो होता है कि पूरी ये जो है तो अर्थ की तरफ से जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो पूरी तरह से पोल पे नहीं जा पाती, इसलिए पोल आपका ठंडा रहता है। तो इसमें जैसे जामिया आरसीए से क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन जो ये थे, आइसोलाइन पूछा था, कोरियोलिस वायलेंसेस ये पूछा था 0, और ये चीजें थी, तो इसके बारे में ये ABCD कोई 4 चॉइस था, स्टेटमेंट दिया था ए में इस तरह से, और इसमें बोला था ये कौन से चूज करेक्ट। ये आरसीए का ही क्वेश्चन है, पर्टिकुलर आप लोग देख सकते हो। तो आइसोलाइन ड्रॉन द मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस थर्मल एनोमली, या इसको कॉल करते हैं आइसोलाइन। इसी तरह से कोरियोलिस फोर्सेस बैलेंसेस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, उसको बैलेंस करके आपको पैरेलल पे चलता है, यानी आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट पाथ आपका आइसोबार्स के रूप में चलता है, तो भी आपका सही है। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ असेंडिंग 10 डिग्री सेल्सियस 1000। तो अब क्या है कि जब कोई भी एडियाबेटिक होता है, जैसे ऊपर जाएगा तो इंक्रीज से होगा, डिक्रीज होता है, तो ये गलत है चॉइस। उसी तरह से आप देखेंगे हीट एनर्जी जो होता है कन्वर्जन को होता है, इसको लेटेंट हीट कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब था A, B और D, तो A और B और D नहीं कहते, तो ये क्वेश्चन ही इसका गलत था जवाब, लेकिन इसका सही आंसर है जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके पिछले में भी दिया था, इसका आंसर है A, B और D। अब इसको हम देखेंगे तो आइसोनोमल को समझिए क्या है, इस तरह से पूछा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी पूछ रखा था आपको। इमेजिनरी लाइन होता है लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस दैट हैव सेम एनोमलीज स्पेसिफिकली टेम्परेचर और प्रेशर, उसका आपका सेम ही होगा, उसको आइसोटोप, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जियोस्ट्रोपिक बैलेंस, जो भी बताया, ये बेसिकली स्टेडी स्टेट फोर्स बैलेंस होता है बिटवीन द कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो मैंने बताया था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वो प्रेशर के डिफरेंस से फोर्स बनता है, उसको और कोरियोलिस के बीच में जो ये बैलेंस होता है, ये मोस्ट बेसिकली लार्ज स्केल फ्लो पे होता है, खास करके ओशन और एटमॉस्फेयर में ये आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से इसको इस तरह से ये लो प्रेशर है, एक आइसोबार्स है, ये कोरियोलिस प्रेशर, अब ये देखो जियोस्ट्रोपिक करेक्ट। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और ये कोरियोलिस फोर्स है, दोनों इसको बैलेंस कर, तो ये इसको जामिया के। उसी तरह से कोरियोलिस फोर्स रिड्यूसेस अमाउंट, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे जाता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करता है, इस वजह से आपका पोल और ज्यादा ठंडा हो जाता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। आप रोस्बी वेव्स और जेट स्ट्रीम के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे, समझते हैं कि 10-15 मिनट में जाएगा पूरा पाठक कर लेंगे। तो रोस्बी वेव्स जो होता है बेसिकली फास्ट फ्लोइंग वेस्टर्ली विंड। अब हम लोग असर टाइम बहुत कम था, लेकिन विंड के बारे में नहीं बताया, ये 0 डिग्री मान लेते, और ये 30 डिग्री साउथ है और ये 30 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है आपका 60 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है 90, ठीक है। उसी तरह से हम यहां मान लेते हैं
60 डिग्री साउथ और ये 90, ठीक है, मतलब साउथ यानी साउथ पोल हो गया ना। अब क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एनिमेशन में लगाया था, जो विंड चलती है तो ये क्या है, ये लो प्रेशर का विंड, ये आपका लो प्रेशर का विंड 61, ये आपका लो प्रेशर का विंड 61, और जो ये 90 वाला ये हाई प्रेशर का विंड है। उसी तरह से ये 30 वाला यहाँ भी हाई प्रेशर और ये भी। अब क्या होता है कि ये जो प्रेशर का बेल्ट होता है, यहाँ आपका हम जानते हैं जो विंड जो होती है, जिसको विंड हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। अब ये हाई प्रेशर है, यहाँ से लो प्रेशर। अब ये जो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ को मूव कर रही है, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं कि स्टर्लिंग विंड, या जिसको ट्रेड विंड आप लोग कहते हैं, ट्रेड विंड। तो ये आपको इस तरह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इस तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ क्या है, यहाँ लो प्रेशर और यहाँ है, इधर से भी मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो इसको कहते हैं वेस्टर्न विंड। अब यहाँ भी क्या है, हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से यहाँ भी आए, तो यहाँ पोलर ईस्टर्ली कहते हैं। तो पोलर ईस्टर्ली होता है, वेस्टर्ली होता है और ईस्टर्ली विंड होता है। तो ये जो विंड होता है, यहीं पे आप देखेंगे एक वेस्टर्ली जो होता है, ये वेस्टर्ली, ये हाई फ्लोइंग विंड होता है, ये आप रोशनी बेस्ड होता है, ये बेसिकली रोशनी, और ये काफी बड़ा होता है। इसी के बीच में एक पतला सा एक वेव चलता है, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। तो रोशनी वेव्स के अंदर ही जेट स्ट्रीम होता है। तो अब जेट जैसे हमने तो अब जेट स्ट्रीम की थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। तो जेट स्ट्रीम आर वेरी नैरो बैंड ऑफ वेरी फास्ट फ्लोइंग विद इन द रोशनी वेव, यानी रोशनी वेव के अंदर ही, यानी समझिए ये रोशनी वेव से बड़ा सा नाला से, उसके अंदर एक पतला सा स्ट्रीम आ है, ये रोशनी वेव्स के अंदर जो बह रहा है, इसको हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम जो होता है, ये काफी समझिए, ये सर आज आपकी आवाज आज आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। जी सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। 35,000 से 35,000। हेलो, ठीक है, जकी सर, हेलो 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 हेलो। अच्छा सुन रहे हैं, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है क्या, या फिर से हम ज्वाइन करें क्या? हाँ, ब्रेक ज्यादा हो रही है, नेटवर्क का इशू है वहाँ पे, नेटवर्क का इशू है क्या? हाँ, ब्रेक हो रही है सर। कितना और है नेटवर्क का ही इशू हो, बस थोड़ा 5-7 मिनट में हो जाएगा, हम समझ के कवर कर लेंगे। अच्छा, आपका भी आवाज नहीं आ रहा, तो फिर से इसको हम ब्रेक करके ये कर लेते, फिर ज्वाइन कर, क्या चल रहा है, क्योंकि 5-7 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कर रहे थे कि जितना जो बच्चा जरूरी बच्चों का, उसको हम अपने हिसाब से इसको समझा दिया जाए। तो देखिए, ये जो था 25 से ये, तो ये जो खोजा गया था, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में खोजा गया था, और ये वो खोजा गया था जब अमेरिकी हवाई जहाज जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बम गिराने गए जापान में, तो काफी इतनी तेज हीट थी कि वो उसको मिशन को कम करना पड़ा था, और ये जो है काफी फास्ट चलता है। तो ये दोनों हेमिस्फीयर में को मिलते हैं, इसको हम पोलर जेट स्ट्रीम, ये 3 तरह के जेट स्ट्रीम होते हैं, इसको समझिए, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये 2 जेट स्ट्रीम जो होते हैं, ये वेस्टर्ली यानी वेस्टर्ली ही होते हैं, और बाकी एक ही जो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इकलौता है जो ईस्टर्ली वेव्स मतलब जो पूरी से बहता है। इसको हम इस तरह से समझें, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ विंटर में, और 40 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री समर में होता है। उसी तरह से देखेंगे तो आप देखेंगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, आप देखेंगे उसी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री साउथ और 20 डिग्री साउथ के बीच में, यानी समर में 40 डिग्री हो जाता है और 20 डिग्री विंटर में हो जाता है। तो ये आपका ये पोलर फ्रंट होता है। उसी तरह से हम देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री, इसको सबसे ज्यादा मतलब समझिए मेन जेट स्ट्रीम यही होता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम।
इसी से सारा आपका जो वेदर पैटर्न और खास करके जो बारिश वगैरह है उससे ये होता है। यानी इसी को रेफरेंस में जेट स्ट्रीम अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो जेट स्ट्रीम से मुराद तो जो है उसको कहने का मतलब ये होता है कि उसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। यूजुअली ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ फेज, इसको हम लोग देखेंगे ईस्टर्ली एकलौता है जो 20 डिग्री नॉर्थ के एशिया में चलता है खास करके, और ये ओनली जेट स्ट्रीम है जो पूरब की तरफ से बहता है। और दूसरी खासियत है ये ओनली है जेट स्ट्रीम है जो आपको ये जेट स्ट्रीम आपको ईस्टर्ली वाला साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दिखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम इस तरह से समझेंगे। ये एनिमेशन एक छोटा सा ये देखिए, ये जेट स्ट्रीम इस तरह से चलता है, एक लहर की तरह से चलता है। ये इसको टाइम बहुत कम है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये देखिए, अब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। ये जो जेट स्ट्रीम बनता है तो नॉर्मली देखिए जेट स्ट्रीम जो बनता है ये हाई प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बनता है। क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस आपको पोल पे मिल जाता है, दोनों पोल पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, तो वहां आसपास आपको जेट स्ट्रीम बन जाता है। अब ये ईस्टर्ली के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इस वजह से जब तिब्बत पे जो हाई प्रेशर का बनता है तो उस वजह से यहाँ से मतलब इंडोनेशिया मलेशिया के पास से आपको ईस्टर्ली चलने लगता है 20 डिग्री। ये ईस्ट टू वेस्ट जाता है तो ये आपको ये जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये और ये जब मजबूत होता है तो हमारा मानसून बहुत अच्छा होता है, नहीं तो फिर ये आपका मानसून पे भी इम्पैक्ट करता है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे तो ये सारी जेट स्ट्रीम का देखेंगे तो फिक्स पे बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं, तो जिसको हम लोग तो अब आप एक इस फिगर से समझ लीजिए। तो ये देखिए ये पोलर फ्रंट है जो मैंने अभी बताया था आपको, ये पोलर से हेडली से और इसको फेरेंशियल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये इससे और इससे गर्मी लगा और पोलर से, तो ये जो है आईटीसी से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो होता है 0 डिग्री के आसपास, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच, 5 डिग्री साउथ के बीच में आईटीसी से। ये आईटीसीजेड या जो अभी आप देख रहे हैं ये आइडियल सिचुएशन है, एक आदर्श सिचुएशन की बात होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में ये आईटीसीजेड होता है वो जून में ये मूव करता रहता है, प्रेशर मूव करता है। आगे देखेंगे विंड एंड एयर फ्रेम। तो विंड जो होता है आप लोग जानते हैं कि विंड क्या है कि जैसे कि आपका हाई प्रेशर यहाँ और ये लो प्रेशर, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर अगर इधर गया यानी हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो उसको विंड कहते हैं। उसी तरह से आप यहाँ देखिए हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर, ये क्या है एयर करेंट है, तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगा। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा। इस तरह से जो आता है तो उसको एयर करंट कहते हैं, यानी जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर जो है उसको हम लोग एयर करंट कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसको हम लोग विंड कहते हैं, हॉरिजॉन्टल विंड। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो एयर करंट यानी वर्टिकल और नियरली वर्टिकल अगर मूवमेंट है तो हम लोग कहेंगे एयर। बेसिकली ये एयर करंट और विंड काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे एटमॉस्फेयर को सर्कुलेट करने में। इसी से हमारा वेदर सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम बनता है। तो इसको हम तो ये वेदर सिस्टम था। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जो भी फसल वगैरह का था वो सारा भेज दिया था हमने, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है। हमने सारे फार्मिंग उसमें आपको डिस्कस किया है, चाहे ड्राई फार्मिंग हो, बहुत सारी चीजें उसमें। इसके अलावा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो पर्माकल्चर है, तो पर्माकल्चर पे हमारा खुद का चैनल पे जाइएगा तो जिस वीडियो है हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो भी आपको एक नजर देख लीजिएगा बस हल्का सा। तो उसमें पर्माकल्चर के बारे में समझ लो। इसे पर्माकल्चर मैं यहाँ थोड़ा सा भी बता सकता हूँ आपको, इंडियन एग्रीकल्चर में इसका बहुत जगह यूज हो रहा है पर्माकल्चर का, खास करके साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश के पास से कुछ महाराष्ट्र में भी इसका यूज किया गया है पर्माकल्चर का। लेकिन अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो जर्मनी वगैरह में किया गया है। तो ये सारी चीजें थी। तो आई होप के
बहुत कम टाइम था हमारे पास, तो हमने सोचा कि इससे अक्सर, जो मैंने आपको दिखाया भी आरसीए का क्वेश्चन, तो इससे अक्सर क्वेश्चन आपको पूछेंगे, जैसे एजोर वाला पूछा था, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो आपको हम देखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा बचा है हमारा, मैं आपको दिखा दूं, तो आप लोगों के लिए मैं हिंदी में भी इसको तैयार कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक्स पे। तो मैंने आप लोगों के लिए ये हिंदी में अभी तैयार किया था यहाँ पे। तो ये देखिए, ये नोट्स आपका हिंदी में भी है मौजूद। तो अभी ये देखिए, ये मैंने सेम जो पॉइंट मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, वही यहाँ आपको ये अगर शेयर हो रहा है आप लोगों को, देखिए हिंदी में बना दिया, दुआ कहती है, समुद्र विज्ञान है, और ये मैंने पूरा आपको हिंदी में कर दिया। थोड़ा सा नीचे का कर दिया, तो आज ही भेज देता था, लेकिन आज ही भेज देंगे इसको। तो मैं अभी तनवीर सर को ये भेज देंगे। इसको देखिए, पूरा मैंने हिंदी में, पूरा उसको हिंदी वर्जन में किया है इसको। ये देखिए, पूरा मैंने हिंदी में किया है, जितना भी प्लेट टेक्टोनिक है उसको मैंने हिंदी में किया है। जो अभी हमने पर्वत का निर्माण है, भूकंप की तरंगे हैं, उसी तरह से आप देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सौर विकिरण, ये सारी चीजें हमने ये आपको हिंदी में कर दिया है। तो ये हिंदी में थोड़ा सा बचा हुआ है, जो इंडियन एग्रीकल्चर वगैरह वाला है, उसको भी पूरा करके, और आज ही नहीं होगा तो आज किसी भी आलू पर, लेकिन कल आपको सुबह में मिल जाएगा। तो मैं तनवीर सर को ये दे दूंगा, तो हिंदी भी आपको मिल जाएगा, और इंग्लिश तो मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिया है। तो आई होप के इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए, जहां तक 100% तो कहीं आता नहीं है कभी भी। तो अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, आपका कोई डाउट है सर से पूछ लीजिए। जो आपने पीडीएफ बनाई है इंग्लिश वाला, उसके अंदर क्या ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम के ऊपर भी आपने नोट्स डाले हैं? हाँ, उसमें ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम को थोड़ा सा डीप में डिस्कस किया है, और उसमें बेस्ट जो है हमारा एक रिवर सिस्टम पे पूरा जो करंट में न्यूज है, यानी गंगा के अंदर जो आसी गंगा है, बहुत सारे अलग अलग जो सहायक है, जो आपको वहां से भी मिलता है। यानी कि जो गंगोत्री के पास जो आप जानते हैं कि यहाँ जो आता है मंदाकिनी, अलकनंदा, ये तो मिलता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के भी कई ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सारी चीजें हैं, और आप लोगों का बहुत सारे बच्चे वो देखे, तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैंने किया था, और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन होगा यूपीएससी से। पिछले साल मैंने एक लेक्चर दिया था, और ठीक वही क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी में। तो उसमें आप देखेंगे, उसके थंबनेल पे भी मैंने वो क्वेश्चन का सेट का और पूरा नंबर भी दिया, और सेम क्वेश्चन वही पूछा जो मैं बता रहा था। तो आप वहां जाके, वो 400 से ज्यादा व्यू हो चुका है, बहुत एग्जाम हो चुका होगा उसको एक नजर ही सिर्फ देख लेंगे, तो आपको बहुत सारे रिवर्स का उसमें आ जाएगा। तो उससे आई होप कि उससे कोई भी रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इस बार तो कोई पूछा ही नहीं था इंडियन रिवर्स से क्वेश्चन 2025 में, लेकिन 2024 में पूछा था, और फिर 2026 में भी पूछे। ठीक है सर, वो वाला पीडीएफ आप हमारे साथ शेयर कर चुके या करेंगे? मैंने कर चुके हैं वो पीडीएफ, जितना भी ज्योग्राफी का है 8 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसको मैंने इंग्लिश में कर चुके हैं। हिंदी में अभी बना रहे हैं, हिंदी में कल तक हो जाएगा, किसी भी आंसर में हिंदी में दे दूंगा। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे के लिए भी कोई तो हिंदी वाले बच्चे के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप तो वो मैं दे दूंगा हिंदी वाले। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलिए। सर मैं बिल्कुल भी बिगनर हूँ, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है इससे रिलेटेड। तो मैं सर, आपने जो भी पढ़ाया है और जो पीडीएफ सेंड की है, बस उससे ही करके जाऊँ तो सर इनफ होगा ना? इंशाअल्लाह इनफ तो होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने उसको कुछ वीडियो कर दिया, तो एक नजर उसको भी एक बार देख लीजिए। मतलब जी सर। हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो के अंदर जो मेन पॉइंट है वो नीचे दे देते हैं। तो कैसे वो मेन पॉइंट है उस पर आप क्लिक करेंगे, तो वहां पे वहीं पे आप चला जाएगा। पूरा वीडियो घंटे देखने की जरूरत नहीं, आधे घंटे देखने की जरूरत नहीं। देखिए सर के लेक्चर और जो पीडीएफ भेजे हैं, थ्रू आउट आप लिख लोगे ना, तो आपके 3-4 क्वेश्चन तो मस्त है।
और अगर आप पूरा अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो सिचुएशन है ज्योग्राफी में। सर के हमेशा हर साल प्रीलिम्स में आते हैं क्वेश्चन, और इवन की जामिया आरसीएम पिछले बार 4-5 क्वेश्चन आए थे पढ़ाए हुए से। तो ज्योग्राफी में आपको बस पढ़ के जाना अच्छे से। सर ने जो इसी क्लास में पढ़ाया, यही जो आपने यूट्यूब में डाला है, वही वाली क्लास ना हाँ, बस अब इससे ज्यादा अभी क्या कर सकते हो आप? यू डोंट हैव एनी वही चॉइस, सर। जस्ट गो थ्रू ऑल दीस दोस वीडियोस लेक्चर्स। हाँ हाँ, कुछ लेक्चर्स ऐसे भी हैं जो मैंने स्पेसिफिक यूपीएससी के लिए किया है, वो भी आपके काम आएंगे। जैसा कि मैंने बताया ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो ड्रेनेज सिस्टम में जी आपको सर। कहीं भी वो नहीं मिलेगा अलकनंदा की कितनी सहायक नदी है, वो भी हमने दे दिया है। अगर उतना कब भी पूछता है आपसे, तब भी, या यूपीएससी पूछता है तब भी आप उसका आंसर कर पाए। ठीक है जी सर। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग मेहनत से कर ही रहे हैं, तो मेहनत कीजिए, और फिर इंशाल्लाह होगा तो फिर हम लोग आगे मिलेंगे। तो ये मेरा आखिरी लेक्चर था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ आवाज नहीं करते। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक्स।